एमपीपीएससी 2024 के लिए सिलेबस बदल चुका है और यह सिलेबस 4 साल पहले बदला था, लेकिन अब फिर से बदल चुका है। आपको पता है कि आयोग ने अभी हाल ही में पूरे के पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब नया सिलेबस क्या होगा, नया पैटर्न क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या बदलाव किया गया है, मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। लेकिन इन सारे बदलावों में से आज हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा में हुए जो भी बदलाव हैं। तो सिलेबस में क्या कुछ बदला है, कितना कुछ हटाया गया है, कितना कुछ जोड़ा गया है, कितना आपकी तैयारी पर वह प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि पीसीएस का यूट्यूब चैनल। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या प्रारंभिक परीक्षा में बदला है और पूरे प्रारंभिक परीक्षा को सिलेबस को देखते हुए हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग होती है भारत के इतिहास से। आपको याद करिए, पहले मध्य प्रदेश के इतिहास से सिलेबस स्टार्ट होता था, अभी भारत के इतिहास से शुरू हो रहा है। और इसी में स्टार्टिंग में ही संकल्पना एवं विचार देखिए, जिसमें कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियां, ऋत, सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये सारा का सारा जो है नया है, पहली बार ऐड हुआ है। अब यह जो ऐड हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप अभी तक जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारी चीजें आप कवर कर रहे थे। आप वैदिक काल पढ़ रहे थे, वैदिक ग्रंथों के बारे में भी पढ़ रहे थे, सभा और समिति के बारे में भी पढ़ रहे थे। तो बहुत सारी चीजें तो आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन उसको सिस्टमैटिक तरीके से उसने वर्ड टू वर्ड बता दिया है कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें पढ़नी हैं। उसके अलावा जो पहले से मौजूद था प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसकी विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं, ये अभी भी मौजूद है। उसके अलावा भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, आप इसकी भी तैयारी करते थे, इसे भी पढ़ते थे। लेकिन अब चूंकि सिलेबस में अच्छे तरीके से लिख दिया है तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि जैसे मंदिर निर्माण की शैली हो या मूर्ति निर्माण की शैली हो, या इसके अलावा जो भी चित्रकला हो, ये जितनी भी कलाएं हैं वो सारी की सारी यहाँ पे हमें पढ़नी पड़ेंगी विस्तार से। साहित्य को पढ़ना होगा, जितने भी प्राचीन साहित्य हैं। उसके अलावा देखें तो पर्व भी हैं, उत्सव हैं, ये सारे हम पढ़ते थे, मध्य प्रदेश के लिए भी पढ़ते थे, लेकिन अभी और बेहतर तरीके से पढ़ना होगा भारत के संदर्भ में। पहले से मौजूद था 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो जो बदलाव था वो तो आपने देख लिया भारत के इतिहास से संबंधित। तो जो बदलाव है, ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल आपने ना देखा हो, ना पढ़ा हो, ना सुना हो, आपके पढ़े में से ही है बदलाव, लेकिन अब उसको सिस्टमैटिक तरीके से जाहिर कर दिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अपनी पढ़ाई में। आप जब तैयारी करेंगे तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आगे पढ़ाई करेंगे। फिर मध्य प्रदेश का इतिहास देखें तो इसमें संस्कृति एवं साहित्य के साथ साथ देखिए तो बहुत सारी चीजें तो आपको सेम दिखाई देंगी, पहले की तरह दिखाई देंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले की तरह आपको नहीं दिखाई देंगी। तो कौन सी चीजें हैं जो पहले की तरह नहीं दिखाई देंगी? उसमें आप देख सकते हैं कि विश्व धरोहर स्थल की बात जो की गई है। अब यह विश्व धरोहर स्थल पहले मौजूद नहीं था, लेकिन अब आप सोचिए कि जब आप मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल देख रहे हैं तो पर्यटन स्थल देखने के साथ साथ तो आप विश्व धरोहर स्थल भी तो देखेंगे ही। अब सामने वो चीज जाहिर हो गई है तो सीधी सी बात है कि आप उस चीज पर ध्यान देंगे ही। बाकी सारा कुछ मध्य प्रदेश के इतिहास का वैसा ही है जो पहले था, बस यही एक चीज नई थी। अब बात करें भारत के भूगोल की। अब भारत के भूगोल में देखिए जो मुख्य बातें हैं उसको समझिए। पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें कुछ इसी तरह से पहले भी मौजूद था, थोड़ा सा ही चेंज है। लेकिन जो बड़ा चेंज है वो ये है कि यहाँ पर जलवायु घटनाएं जो हैं, अल नीनो है, ला नीना है, दक्षिणी दोलन है, पश्चिमी विक्षोभ है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम हैं, ये अलग से इस बार जोड़े गए हैं। अब आप देखेंगे कि विश्व का भूगोल आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन भारत का भूगोल दिख रहा है और भारत के भूगोल के साथ क्लाइमेटोलॉजी भी आपको दिख रही है। तो भारत के भूगोल में क्लाइमेटोलॉजी के जो टॉपिक हैं वो प्लस भारत का भूगोल तो है ही जो ऐड हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी ऐड हुआ है, प्रमुख फसलें हैं, और इसके अलावा भारत में प्राकृतिक खतरे, आपदाएं हैं। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास है, ये नया ऐड हुआ है। प्रमुख फसलें, ये भी विस्तार से, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, रणनीतियां, ये ऐड हुआ है। तो हरित क्रांति कौन कौन सी हैं, हरित क्रांति के जनक, उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए, क्या क्या प्रयास किए गए, खाद्य सुरक्षा के लिए क्या किया गया, उसके अलावा दूसरी हरित क्रांति की क्या रणनीतियां रहीं। फिर यहाँ पे प्राकृतिक जो खतरे और आपदाएं हैं उसमें कैसे भारत, जो जो आपदाएं हैं पहले तो वो जान लीजिए, उसके उपाय के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं वो भी जानना होगा।
फिर प्रमुख चक्रवात जो भारत से संबंधित हैं, भारत के क्षेत्र से यानी कि हिंद महासागर से, उसके अलावा देखें तो जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व। अब जनसंख्या के बारे में जितना आप बेहतर तरीके से जानेंगे उतना बेहतर होगा, इससे सवाल आ सकते हैं, पहले भी आप पढ़ते थे। जो बात मैंने आपसे कही कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहले से पढ़ रहे थे, लेकिन अब उसको बेहतर तरीके से जाहिर किया गया है। अब देखिए मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में, तो मध्य प्रदेश में के भूगोल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन जो मुख्य चेंज किया गया है सबसे नीचे से देखिए, जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण एवं घनत्व नगरीकरण, एक तो ये है जो नया है। उसके अलावा जो यहाँ पे है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, आप देखिए तो यहाँ पे भारत के भूगोल में भी आपको दिखाई देगा ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत मौजूद है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी जोड़ दिया है। उसके अलावा देखिए तो जलवायु पहले सीधे सीधे था, पहले भी था, लेकिन अभी क्या कर दिया है, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, इस तरह से उसको और अच्छे से व्याख्या उसकी दे दिया है या उसका विस्तार दे दिया है कि आप समझ सकें कि एग्जैक्टली आपको किन पॉइंट से पढ़ना है। तो ये आपकी तैयारी को ये आसान बनाने का अच्छा तरीका है जिस तरह से इन्होंने बताया है। जैसे कि भूगोल में आपने देखा, अब देखिए विश्व का भूगोल तो पूरा हट गया है, तो वो अभी आपको नहीं दिख रहा है। अब सीधे आ जाते हैं संवैधानिक व्यवस्था भारत एवं मध्य प्रदेश की। पहले देखिए ये जो चैप्टर 5 था और 6 था बहुत अलग तरीके से था। अब मध्य प्रदेश की एक साथ था संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, फिर भारत की संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो बदलाव हुआ है अब कर दिया है मध्य प्रदेश और भारत की एक साथ कर दिया है, तो एक साथ पढ़ सकेंगे भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, और अर्थव्यवस्था को भी भारत के साथ मध्य प्रदेश की जोड़ दिया है। तो ऐसे में समझना आसान हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहां पे जो परिवर्तन हुआ है सबसे बड़ा, तो भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 जो था वो हटा दिया गया, जो कि सबसे बड़ा बदलाव था पिछली बार के सिलेबस में। अब सीधे शुरुआत कहां से होगी, संविधान सभा से होगी। उसके बाद फिर संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं जो पहले से था, लेकिन जो बदलाव है वह है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं। ये नाम आप देख रहे हैं, जो याद करिए कि इस नाम से तो पूरा का पूरा एक चैप्टर था और विभिन्न संस्थाएं उसमें मौजूद थी। चैप्टर नंबर 10 था प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो अब यह एक पार्ट हो गया है इस चैप्टर नंबर 5 का। सिलेबस में जो 10 चैप्टर एक तरह से बटे हुए हैं उसमें देखिए एक हिस्सा ही बन गया है। तो जितने विस्तार से पहले आपको मतलब पढ़ना था उतने विस्तार से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी चूंकि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं यानी कि बहुवचन में है, सारी की सारी आपको पढ़नी है, देखनी है, जो उनकी प्रमुख जानकारियां हैं वो तो आपको रखनी ही होंगी। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन उतनी गहराई में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरह से बोझ यहाँ पर आप देखें तो कम होता हुआ दिखा है। वहां पर विश्व का भूगोल भी कुछ कम हुआ है, कहीं पे कुछ बढ़ा है, तो अब देखिए वही है कि जो भार आया है वह आप पे क्या उतना ही है या बढ़ा है। अंतिम बात तो ये होती है, और जो भार आया है वो कितना नया है, कितना पुराना है, कितना आपने देखा हुआ है सामने से। अब देखिए मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज ये पहले से था, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पहले से थी, मध्य प्रदेश में सुशासन ये एक नया है, मध्य प्रदेश में सुशासन। अब इस पर आपको ध्यान रखना होगा, सुशासन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, अभिशासन व्यवस्था है, क्या क्या सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नया शुरू किया है, वो सारी की सारी चीजें इसमें कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब आता है हमारा अगला भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। अब इसको समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। अब ये जो है अर्थव्यवस्था को आप देखें तो जो पहले की स्थिति थी, तो पहले की स्थिति में तो बहुत कुछ हटा दिया गया था, लेकिन इस बार अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ जोड़ा गया है। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था से देखें तो सिर्फ एक पॉइंट लिया गया है, 2 पॉइंट पहले थे, और अब एक वो पॉइंट कौन सा है, तो अब वो एक पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ कि वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये वाला पॉइंट पिछला था। बाकी सब कुछ जो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ आपके सामने दिखेगा वो सबका सब यहाँ पर नया है। जैसे कि भारत की विदेश व्यापार की नीतियां, G20, सार्क एवं एशियान, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। G20 से डायरेक्ट प्रश्न आएगा, सार्क से डायरेक्ट आएगा, एशियान से डायरेक्ट आएगा। पहले इतना आसान नहीं था, एकदम स्पष्ट कर दिया है कि इनसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। भारत की विदेश व्यापार नीतियां से उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ आप देखिए G20, सार्क, आसियान से स्पष्ट हो रहा है। वित्तीय संस्थाएं ये तो पहले से था ही, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इनसे सवाल आएंगे ही आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं जो ऐड हुआ है इस बार, ये वाला देखिए, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण है, इससे सवाल इस बार आएंगे। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR की प्रगति, ये एकदम नया है, ये भी इस बार आया है, तो इस पे सवाल आएंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश,
इस पर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे आगे चल के, घबराइएगा नहीं। और मध्य प्रदेश में जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कही गई है वो क्या है उसको समझेंगे। ओडीओपी जो है वह भी इसमें जाहिर हुआ है। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो देखिए जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में दिखता है, भारत और मध्य प्रदेश वाले चैप्टर में। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप ऐसा देख सकें या आपको ये लगे कि हमारी नजर में नहीं था, हमारी नजर में था, हम उस पर उतना ध्यान या उतना वेटेज नहीं दे रहे थे। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है, जैसे ओडीओपी बता दिया है, आप पहले ही पढ़ते थे, आप ध्यान से पढ़ेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आप करंट अफेयर के तौर पर पढ़ रहे थे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसके अलावा जो कृषि की प्रवृत्तियां हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां हैं, कृषि, उद्योग, सेवा, ये आप पढ़ते थे, अब और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में दे दिया है। उसके अलावा विज्ञान एवं पर्यावरण को अब देखिए। विज्ञान, पर्यावरण, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, पहले ऐसा नहीं था। पहले यहां पे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत लिखा हुआ आता था, लेकिन अब मौलिक सिद्धांत नहीं है, प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान है। क्या उतनी बात बदली? लगभग वही कुछ समझ में आता है, वही कुछ पूछा जाएगा जो इसके अंतर्गत पूछा जा रहा था। उसके अलावा प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये सब कुछ मौजूद था। जो प्रमुख बदलाव हुआ है, एक तो उसमें ये हुआ है कि कुपोषण का जोड़ दिया है। उसके अलावा ये अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम, एकदम सीधा सीधा सवाल बनेगा इससे। सिकल सेल एनीमिया प्लस अनुवांशिक रोग के बारे में बेहतर जानकारी हो, कुपोषण के बारे में और बेहतर जानकारी हो सके। इसके अलावा जो मुख्य परिवर्तन देखने को मिलता है वो है एसडीजी के बारे में, कि एसडीजी के बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब उसके अलावा देखें 8 में आ जाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। पहले क्या था? महत्वपूर्ण घटनाएं, लेकिन अब महत्वपूर्ण घटनाएं की जगह क्या हो गया है? तीनों का, अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। जब पहले लिखा था महत्वपूर्ण घटनाएं, तभी आप करंट अफेयर तीनों का ही फॉलो करते थे, राष्ट्रीय भी, अंतरराष्ट्रीय भी और मध्य प्रदेश का भी। अभी भी आप करने वाले हैं, तो इसका मतलब यह जो अलग से इतने 3 पॉइंट में लिख दिया है उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन आएंगे, जैसे कि एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन है स्पोर्ट्स वाला सेक्शन जो था, इससे वो स्पोर्ट्स सेक्शन इससे हटा दिया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्शन को अगर हम कम कर दें तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा वेटेज जो था, यहाँ पे भार था, वो कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब उसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में, इसमें जो सबसे प्रमुख चीज हटाई गई है वो देखें आप, तो क्या हटाया गया है? यहां पे आपको दिखाई देगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो था लिखा हुआ था वो हट गया है। अब जो है यहाँ पे कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान आ गया है, जो कि महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहले से था, रोबोटिक्स था, ई गवर्नेंस था, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, ये हमें पढ़ना ही होता था। तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान है, अब इतना कुछ अगर आप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखते हुए सिलेबस में सही तरीके से जोड़ दिया गया है। उसके अलावा अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जो आखिरी चैप्टर है, जहां पर हमने पहले बताया था कि जो संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं थी उनसे सवाल आते थे, डायरेक्ट उनके पॉइंट थे, लेकिन अब वो बदल गया है। अब वो तो एक पॉलिटी वाले में चला गया है, लेकिन नया क्या हुआ है इसको समझ लीजिए, इसको देखिए, नया बदलाव देखिए, एकदम नया जुड़ गया है। इसके लिए आपको पूरी तैयारी विशेष तौर पर करनी पड़ेगी। वो है आपका चैप्टर 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। अब जनजातियों के बारे में आप पढ़ते थे मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में, जो मध्य प्रदेश स्पेशल था आप पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में सिलेबस के, वहां पे आप जनजातियों के बारे में भी पढ़ रहे थे, लेकिन अब उसका विस्तार दे दिया है। विस्तार किस तरह से है कि भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। इसके अलावा आप देखें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पीठी जनजातियां, घुमंतू जनजातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। अब स्पेसिफिक आपको कहां कहां से पढ़ना है, जनजातियों से जुड़े हुए किन किन खंड पर आपको पकड़ बनानी है, वो सामने आपके जाहिर कर दिया है। सिलेबस अगर विस्तार में होता है तो आपके लिए आसानी बना देता है कि आप तैयारी को आसानी से कर सकें। सिलेबस अगर शॉर्ट में होता तब मुश्किल हो, अगर सिर्फ यहां पे लिख देता मध्य प्रदेश की जनजातियां तथा उससे संबंधित अन्य,
अब कितना मुश्किल हो जाता, लेकिन इसमें विस्तार देके उसने देखिए क्लियर कर दिया। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। मध्य प्रदेश की जातियों को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, तो जो जनजातियों का योगदान था, राज्य के प्रमुख जनजाति जो व्यक्तित्व हैं, जो थे और जो वर्तमान में हैं, उसको भी शामिल करेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान जो हैं, संग्रहालय हैं, प्रकाशन हैं, जैसे भोपाल में है संग्रहालय। अब देखिए मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, तो संस्कृति एवं साहित्य भी है, उसको भी इसमें कवर किया गया है। तो कितना स्पष्ट कर दिया है कि इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो जो एकदम बड़ा एड ऑन दिखता है तो चैप्टर 10 दिखता है, और जो बड़ा परिवर्तन दिखता है अर्थव्यवस्था वाले में दिखता है। बहुत सारी चीजें अर्थव्यवस्था में बदलाव में आई हैं, और जो चैप्टर 10 था पहले का, उसको एक छोटा सा पार्ट बना दिया है पॉलिटी वाले सेक्शन में इसमें। और जो इतिहास में आप देखें सबसे शुरुआत हुई थी, जहां पे वेद, पुराण, उपनिषद थे, उसको हम बहुत शॉर्ट में देखते थे, लेकिन अब और थोड़ी बेहतर तरीके से देखने की जरूरत पड़ेगी। मुख्य परिवर्तन यही थे। तो अब ये जो परिवर्तन है ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 20% के आसपास ही बदलाव हुआ है। वेटेज की बात करें तो 20% आपको अपना वेटेज बढ़ाना पड़ेगा तैयारी में, क्योंकि कहीं पे कुछ घटा है तो कहीं पे कुछ बढ़ा भी है। और जब भी कुछ घटा और बढ़ा है और वेटेज उसका भले कम आए, हमें ज्यादा लेके चलना होगा। ज्यादा लेके इसलिए चलना होगा क्योंकि अब आपके पास तैयारी करने का समय सीमित है। आने वाले कुछ महीने में परीक्षा है, तिथि तय हो चुकी है, फॉर्म भराए जा रहे हैं, उस समय पे परीक्षा होनी ही है। पहले से आप जो तैयारी कर रहे थे वो जहां पर पुराने सिलेबस के हिसाब से थी उतनी काम नहीं आएगी। अब आप बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो शायद इस बार प्रारंभिक परीक्षा ना दें, या सोच रहे हो कि लगातार 4-5 साल देनी है, सिलेबस बदल गया है, आगे की स्थिति में क्या होगा। तो उस पर ध्यान रखिएगा, सिलेबस जो बदला है तो अब तुरंत अभी दोबारा से नहीं बदल जाएगा। जैसे 4 साल पहले आया था, 4 साल तक सिलेबस वही चला। अब कुछ सिलेबस में बदलाव होता है तो भी कुछ सालों बाद ही होगा। तो जो अभी विद्यार्थी अगले 2-3 साल तक प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के लिए, वो इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, इसी के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, ये आपके लिए पर्याप्त है। अब यहां पर एक बात आती है, जो लोग दृष्टि आईएएस के प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी कर रहे थे, दृष्टि का ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, उनको ध्यान रखना है। आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से जो भी क्लासेस कर रहे थे, कि आपकी 125 प्लस कक्षाएं हैं। जिन्होंने क्लास नहीं लिया है पहले तो वो जान लीजिए कि 125 प्लस कक्षाएं होती है, रिकॉर्डेड होता है, ऑनलाइन होता है, दृष्टि लर्निंग ऐप पर होता है। कोर्स की वैधता 1 वर्ष तक होती है, आप कितनी भी बार उसको देख सकते हैं, सीमित बार अपनी क्लास को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 बार देखेंगे फिर दोबारा एक्सेस नहीं मिलेगा। आप साल भर देखिए कोर्स को, और यह जो सुविधा है 1 साल तक रहेगी। अब बात आती है कि जो सिलेबस बदला है, क्या इसका फायदा मिलेगा? जो लोग नया एडमिशन लेंगे उसको तो इसका फायदा मिलेगा ही, नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई आपकी होगी ही। साथ में जिनके बैच अभी चल रहे हैं, जिनको कोई डाउट है कि उनको लग रहा है कि उनका सिलेबस कैसे कवर होगा, तो दिए गए नंबर पर आप चाहें तो बात कर लीजिए। लेकिन जो मुख्य बात है वो यह है कि आपका भी सिलेबस कवर कराया जाएगा। जो नया पैटर्न आया है, नया सिलेबस आया है, उस हिसाब से भी आपको कक्षाएं मिलेंगी, जो क्लास ले रहे हैं, जो पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर। तो चिंता की कोई बात नहीं है। हर जगह से जब परिवर्तन आता है तो हर जगह परिवर्तन के लिए तैयारी भी करनी पड़ती है, आपको और हमें, हम सबको ही, तभी सफलता हमें प्राप्त होती है। तो फिलहाल के लिए यही मुख्य बात थी। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।